वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सेकेंड पेपर है उसके कुछ एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, अधिक क्रेता और विक्रेता ये होते हैं। वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर अबाउट द प्रोडक्ट प्राइसेस, जितने भी क्रेता और विक्रेता हैं उन्हें पता है कि प्रोडक्ट कितना मार्केट में बिक रहा है, कितने रुपए से बिक रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन सही है। तीसरा है, व्यक्तिगत फर्म विज्ञापन पर काफ़ी राशि खर्च करती है। इंडिविजुअल फर्म स्पेंड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग, ये गलत है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इसमें ज़ीरो होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि सामान को इधर उधर ले जाने वाले जो खर्चे होते हैं वो भी इसमें ज़ीरो रहता है, तो ये होगा आपका नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो फोर्थ आपका फीचर है वो है कि कोई भी एंट्री और एग्जिट के लिए बैरियर नहीं लगा हुआ। आपको जब मन करे तब बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जब मन करे तो बिजनेस को छोड़ करके जा सकते हैं, तो ये भी विशेषता आपकी सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए क्योंकि पूछा है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो बाकी तीनों विशेषता हैं, तीसरा वाला विशेषता नहीं है क्योंकि नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हैव द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म्स। तो जो मोनोपोली है उसमें फ्यूएस्ट नंबर यानी कि सबसे कम संख्या किस में है, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि आप गिनती नहीं कर सकते इतने ज़्यादा फर्म होती हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है, कुछ फर्में होती हैं। वैसे एक आता है द्वापाधिकार, इसमें भी क्या होता है डुओपोली, इसमें क्या है दो फर्में होती हैं। तो सबसे कम फर्म किस में होगी, मोनोपोली में, एकाधिकार में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फर्म रहती है जो प्रोडक्ट की सप्लाई देती है, बाकी कोई दूसरा नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ मेनी सेलर्स आर सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सिनेरियो, यानी कि अगर जितनी भी फर्में हैं वो एक ही तरीके के उत्पाद बेच रहे हैं, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, सजातीय उत्पाद बेच रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सभी विक्रेताओं को हानि हो रही है, ये नहीं है। द मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज मांग वक्र होगा, ये भी नहीं है। चॉइस इन द मार्केट, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ बोल सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता है, ये भी नहीं है। और सबसे लास्ट में आपका, द सेलर डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट, विक्रेता के पास उत्पाद की कीमत को बदलने की शक्ति नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए 4 तरीके की दुकानें हैं और चारों सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो सेलर है वो कभी भी कीमत को परिवर्तित नहीं करेगा, जो बगल की 3 दुकानें हैं उनके हिसाब से ही वो हमेशा कीमत को रखेगा, तो इसीलिए इसमें विक्रेता के पास कीमत को बढ़ाने का, उसको घटाने का शक्ति नहीं रहता है। अगर कीमत बढ़ाएगा तो बाकी तीनों के पास कस्टमर्स जाना स्टार्ट कर देंगे, और ये अगर कीमत को घटाता है तो जितनी भी अदर फर्में हैं ये तीनों फर्म भी क्या करेंगी, उस प्राइस को कम कर देंगी, तो इसके पास शक्ति नहीं रह जाती है कि वो प्रोडक्ट के प्राइजेस को चेंज कर पाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द डिमांड फॉर सेलर्स प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि विक्रेता की उत्पाद मांग पूरी तरह से लोचदार है। अब लोचदार होने का मतलब क्या है कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो इसमें लोचदार का मतलब क्या है कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन तभी भी यहाँ पे पूर्ण शब्द नहीं यूज़ किया गया है, इंग्लिश में है परफेक्टली इलास्टिक, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मांग में परिवर्तन होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक, यानी कि चेंजेस होते रहेंगे, कीमत में परिवर्तन हो या ना हो। पहला है, द सेलर विल नॉट बी एबल टू सेल एनी आउटपुट इफ दे ट्राई टू प्राइस देयर प्रोडक्ट एबव द मार्केट प्राइस। कोई भी विक्रेता किसी उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं होगा यदि वे अपने उत्पाद को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं, तो ये सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 रुपये की कीमत एक बार में डिसाइड कर दी गई है तो इसी कीमत पर हमेशा
विक्रेता बेच पाएगा। अगर वो कीमत को बढ़ाता है या घटाता है तो बाकी, अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर बढ़ा देगा तो बाकी दुकानदार नहीं बढ़ाएंगे और इसको अपना मार्केट छोड़ करके जाना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर इसके पास नहीं आएंगे। उसके साथ साथ क्या है कि जो भी लोग हैं वो कीमत को अगर कम कर देता है तो बाकी जितने भी फर्म रहेंगे वो भी कीमत को कम कर देंगे और इसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको मार्केट छोड़ करके जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, बाजार में विक्रेता के उत्पाद के कई विकल्प होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो ये भी है क्योंकि परफेक्ट ये जो इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक, ये एक ही फर्म के सिचुएशन में होता है, वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन की जब आप विशेषताएं पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सजातीय होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस होने का मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट कोई कंपनी ए से खरीदे या कंपनी बी से खरीदे, दोनों जगह से हमको एक ही जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम चाहें तो कंपनी ए के पास से जाकर के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, चाहे बी के पास से खरीद सकते हैं, हमारी वांट उतनी ही सेटिस्फाई होने वाले हैं, तो वो परफेक्टली सब्सटीट्यूटेड होते हैं। द सेलर हैज़ जीरो इंटेंसिव टू सेल देयर प्रोडक्ट बिलो द मार्केट प्राइस। विक्रेता कम कीमत पर वस्तुओं को नहीं बेचता है, ये भी सही है। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि क्यों नहीं वो कम कीमत पर बेचेगा, क्योंकि बाकी की फर्म भी कीमत को कम कर देंगी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि बताइए परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सिचुएशन में ही परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो शब्दों को बस समझना रहेगा, ये होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ प्राइस टेकिंग फर्म। कीमत स्वीकार करने वाली फर्मों से संबंधित कौन सा इनमें से सही है। अब कीमत स्वीकार करने वाली फर्में कौन होती हैं? आई थिंक इसका आंसर आपको आ रहा होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं, क्योंकि कीमत का निर्धारण कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। It is in contract with rival firm to fix the best price that all of them can charge। प्रतियोगी फर्मों द्वारा अनुबंध करके कीमत का निर्धारण किया जाना ये नहीं होता है, क्योंकि फर्म के कीमत का निर्धारण कौन करता है? डिमांड और सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा है, इट इज़ अनेबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इटसेल्फ। वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। जो भी कीमत स्वीकार करने वाली फर्में होती हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में कीमत पर कोई भी प्रभाव कोई नहीं डाल सकता है। इट इज़ आस्किंग द गवर्नमेंट टू सेट अ फिक्स्ड प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। सरकार द्वारा कीमत का वस्तु का निर्धारण होता है, ये भी गलत है। और ये है कि आपका किसी भी स्तर पर कीमत को निर्धारित कर सकते हैं, तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन AR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 10 एंड AC इज इक्वल टू 8 फर्म इज मेकिंग। अगर एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आय 10 रुपये की है और औसत लागत 8 रुपये की है। औसत आगम मतलब क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को बेचने पर आपको कितना रुपया मिल रहा है, आपको मिल रहा है 10 रुपया। औसत लागत मतलब क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को बनाए हैं तो कितने रुपए लगे हैं। तो आपने 8 रुपया लगाया, 10 रुपया कमाए, 2 रुपया ज़्यादा कमा रहे हैं, तो सामान्य लाभ कितना होता है? 8 रुपये में बनाया और 8 रुपये में बेच दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। लेकिन अगर इसके ऊपर आप कमा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अधि सामान्य लाभ या अति सामान्य लाभ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यहीं पर अगर ये क्वेश्चन में रहता कि इफ़ AR इज इक्वल टू AC, यानी कि दोनों एक ही रुपए पे रहते, 10 रुपये दोनों का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जब आपका AR ज़्यादा हो जाता है, AC कम रहता है, तो उसको सुपर नॉर्मल कहेंगे। और जब कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे, क्योंकि एक वस्तु को बनाने में ज़्यादा देना पड़ रहा है, कम मिल रहा है। नेक्स्ट है, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ ऑल्सो नॉन एज। औसत आय वक्र को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो औसत आय वक्र को हम लोग मांग वक्र से जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को उसकी दी हुई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। और वो दी हुई कीमत को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू कर्व बोलते हैं या फिर AR बोलते हैं। एक प्रोडक्ट को कितने रुपए पे दुकानदार बेच रहा है, तो जैसे आपका AR होता है वैसे ही आपका डिमांड कर्व होगा। अगर हम एक प्रोडक्ट के पीछे
एक ही रुपए पे हमेशा कमा सकते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि आप 10 रुपये से चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग डिमांड कर्व भी बोल देंगे, AR कर्व भी बोलेंगे, इसी को MR भी बोलेंगे। वहीं पर अगर मोनोपोलिस्टिक में देखा जाए तो वो क्या कर सकते हैं, उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो चाहें तो अपनी कीमतों को परिवर्तित भी कर सकते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। फर्म के साम्य की कौन सी शर्तें हैं, तो किसी भी फर्म के साम्य के लिए, साम्य मतलब होता है कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर एक फर्म अपनी कीमत को निर्धारित करेगी। तो किसी भी फर्म के लिए साम्य का बिंदु होता है जहाँ पर MR इज इक्वल टू MC हो, और MR इज इक्वल टू MC ये फर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है कि MR इज इक्वल टू MC, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि MC MR को नीचे की तरफ से काटे। तो ये दोनों कंडीशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C, MR इज इक्वल टू MC, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो और सीमांत लागत वक्र नीचे से उसको कट कर रहा हो, किसको, MR वक्र को, जहाँ पर भी MR बना हुआ हो। हर एक फर्म के लिए अलग अलग MR होता है। नेक्स्ट है, फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट इफ, फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी AR और AC एक प्रोडक्ट के पीछे कितना लगाया, कितना रुपया मिला, दोनों बराबर हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो गया। अगर AR ज़्यादा है तो क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, AR कम है तो क्या होगा, लॉस हो रहा होगा। नेक्स्ट है, अ प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम, उत्पादक शाम नहीं है, ये साम्य की अवस्था में है, साम्य की अवस्था में है। तो कोई भी उत्पादक साम्य की अवस्था में कब आएगा, जब MR इज इक्वल टू MC होगा। एक प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने से जितना उसको मिल रहा है और एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में जितनी उसकी लागत आ रही है, जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो एक उत्पादक अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आपका, द मार्केट विथ सिंगल प्रोड्यूसर, वह बाजार जहां केवल एक विक्रेता होता है। तो आई थिंक इसका आंसर आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकार। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन अपूर्ण बाजार और मोनोपोलिस्टिक, इन सब के साथ यही है। नेक्स्ट है, अंडर डैश प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड। कौन से बाजार में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति वक्र के परस्पर प्रभाव से होता है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ पर कोई भी फर्म अपने कीमत को निर्धारित करती है, और ये कीमत कौन निर्धारित करता है, इंडस्ट्री करती है, और इसी कीमत पर कोई भी फर्म अपने सप्लाई को पहुँचाती है। इसीलिए बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन में कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ, उत्पाद विभेदीकरण। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट होमोजीनियस है, एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें अलग है। जैसे अगर आप टूथपेस्ट की बात करें तो कई सारी कंपनीज़ हैं जिसमें कोई मैक्स फ्रेश कुछ फ्रेशनेस वाली चीज़ें दे रहा है, कोई कहता है कि आपके अगर दांत सेंसिटिव हैं, फिर किसी का रहता है कि दांत मजबूत करना है, कैल्शियम की कमी करनी है। तो वो सारे क्या है, डिफरेंशिएशन है, अपने प्रोडक्ट को अलग तरीके से दिखाना। तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। प्रोडक्ट एक जैसे ही है, काम सबका यही है कि दांत को ब्रश करना है, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग करके, क्वांटिटी अलग करके, प्राइस अलग करके, रंग रूप थोड़ा सा अलग करके वो मार्केट में प्रस्तुत करते हैं ताकि कस्टमर उनसे अट्रैक्ट हो जाए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये चीज़ें होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजीनियस है। मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही जैसा प्रोडक्ट रहेगा, एक ही कंपनी है तो वो क्या करेगी, अपना जो प्रोडक्ट उसको मन करता है वो बनाती है, और इसके साथ क्या है कि इसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। जैसे इंडियन रेलवेज़ का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई दूसरी ट्रेन बगल से अंबानी की तो गुजरती नहीं है, बस इंडियन रेलवेज़ जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ देते हैं वो वही देते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है कि दो चार फर्में रहती हैं जो एक तरीके का प्रोडक्ट बनाती है थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन के साथ। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन
इलास्टिसिटी डिमांड कर्व इज, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की लोच का वक्र कैसा होता है? तो ये आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्टीपर और फ्लैटर मतलब होता है, जैसे अगर ये ऐसे है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, अगर प्राइस में 5% से चेंज हो रहा है और कीमत में 5% से अधिक चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं तीव्र ढलान, स्टीपर। वहीं पर सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, फ्लैटर उसको बोलते हैं। और तीव्र ढलान स्टीपर मतलब क्या होता है? ये अगर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर स्मॉलर देन 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीपर, तीव्र ढलान वाला। ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, कीमत में अगर आप 10% चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कीमत में आपने इतना चेंज किया है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीपर। जितना वो ओरिजिन की तरफ रहेगा, ओरिजिन इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, उसकी तरफ झुका रहेगा, वो तीव्र ढलान वाला रहेगा। और बढ़ा चढ़ा करके होने का मतलब है, फ्लैट होने का मतलब है कि इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए जब हॉरिजॉन्टल रहता तो आप देखिए सीधी लाइन रहती है, और वर्टिकल रहने का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से कीमत में परिवर्तन आप करते रहिए, डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, E इज इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण बाजार की एक विशेषता क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी है। और होमोजीनियस गुड, ऑल ऑफ द एबव होगा, कि एक तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, जब चाहे तब बाजार में आइए और जाइए। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, पूर्ण प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण शर्त क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिल्कुल गलत, अभी थोड़ी देर पहले फीचर हम लोग पढ़े हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद के लिए बहुत सारे प्राइस, ये भी नहीं होता है, एक ही कीमत पे सभी प्रोडक्ट बिकते हैं। मेनी सेलर एंड फ्यू बायर, ये भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें रहता है कि मेनी सेलर एंड मेनी बायर, कई सारे विक्रेता और कुछ खरीदार नहीं होते हैं, कई सारे खरीदार होते हैं। सेम प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, ये सही है कि किसी भी सामान्य मूल्य पर सामान्य उत्पाद बेचा जाता है, हमेशा वो प्रोडक्ट का प्राइस सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता के बीच में अंतर क्या है? In perfect competition, the firm produces goods that are identical in all aspect, but monopolistic competition, the good are not identical. ये सही है, क्योंकि perfect competition में क्या होता है, एक ही जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। वहीं पर जब आप monopolistic competition की बात करते हैं तो वहाँ पर गुड एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है there are many barriers to entry in perfect competition, but monopolistic competition does not have, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको पता है कोई बाधा नहीं होती है, जब जिसको मन करे आए अपना दुकान लगाए और जब जिसको मन करे वो जा सकता है। और एकाधिकृत में भी यही होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट, आपको जब मन करता है तब टूथपेस्ट की दुकान खोल दीजिए, जब मन करे तब आप बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर मेनी बैरियर्स टू एंट्री इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बट परफेक्ट डज नॉट हैव एनी, ये भी गलत है, क्योंकि अभी बताया कि दोनों फर्म के साथ क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर मेनी फर्म्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज बट द नॉट इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कई सारी छोटी छोटी फर्म होती हैं लेकिन एक अधिकृत में नहीं रहती हैं, ये भी इसमें गलत है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कई फर्में हैं, तो उसमें भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई छोटी छोटी फर्में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि यही है यहाँ पर डिफरेंस का, कि एक में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, दूसरे में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, बाकी सारे फीचर सेम हैं। इसी के साथ और भी फीचर हो सकते थे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कोई भी स्टार्टिंग में ही बताया है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नो एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वहीं पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दोनों लगता है। तो अगर वो भी क्वेश्चन में आपके रहता तो हम वो भी बताते कि ये भी इन दोनों के बीच में अंतर का काम करता है। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ बिजनेस हैज़ टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस बोथ फॉर द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में
कई तरीके के डिसीज़न लेने पड़ते हैं, कभी कभी अल्प अवधि के लिए और दीर्घ अवधि के लिए। तो इनमें से बताइए कौन सा ऐसा है जो दीर्घ अवधि में लिया जाता है, अल्प अवधि में लिया जाता है। वेदर टू एंटर और एग्जिट एन इंडस्ट्री, उद्योग में आपको रहना है या नहीं रहना है, तो ये हमेशा किस में होता है, लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता है। कभी भी एक दिन में हम डिसीज़न नहीं लेते हैं कि मुझे इंडस्ट्री चलानी है, मुझे फर्म अपना कंपनी लगाना है कि नहीं लगाना है। दूसरा है द प्राइस फॉर चार्ज बायर फॉर अ प्रोडक्ट, उत्पाद के मूल्य से संबंधित भी कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लिए जाते हैं। स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये भी नहीं है। द लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, उत्पाद का वह स्तर जो लाभ को बढ़ाएगा, ये होता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यहाँ पर बोला है कि शॉर्ट रन में कौन से डिसीजन आप ले सकते हैं। तो उद्योग में आपको रहना है या नहीं रहना, आप एक दिन में 2 दिन में नहीं डिसाइड करते हैं, कम से कम 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का समय लेते हैं। उसके साथ साथ उत्पाद के मूल्य से संबंधित कोई डिसीजन ही नहीं होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, वो तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते ही नहीं हैं, तो शॉर्ट रन में क्या हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि कितना हम उत्पाद बनाएं, चाहे कितना हम लोग बेचें, ताकि हमको प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ नेचुरल मोनोपोली इन मार्केट, निम्नलिखित में से एकाधिकार के लिए एक प्राकृतिक विकल्प कौन सा है। तो प्राकृतिक विकल्प ये है कि आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और उसकी वजह से आपका एवरेज कॉस्ट कम आ रहा है। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या है, एक वस्तु को बनाने की लागत। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए कम एवरेज रेवेन्यू पर काम कर सकते हैं। कोई और कंपनी है जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका AC ज़्यादा आएगा। अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो वो AR भी ज़्यादा ही रखेगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी तो कमाना है। अगर AR = AC भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने दिन तक। ये क्या कर सकती है, ज़्यादा अपनी लागतें उसकी कम हैं तो वो AR को और कम कर सकती है, यानी कि कीमत को और कम कर देगी। तो ये जो दूसरी फर्म है उसको ये फर्म छोड़ करके भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल तरीका होता है कि आप क्या करें, एक मार्केट में मोनोपोली बना लें। तो अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप उसका प्रयोग करके एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच टाइप ऑफ मार्केट फर्म इज प्राइस टेकर, किस प्रकार के बाजार में फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। तो ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा कोई पॉइंट तो पूछ लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियोज़ बना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।